नमस्कार दोस्तों, कई नए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रही है। हिंदी साहित्य के जितने भी ग्रुप सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बीच सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन करते हुए चल रही है, तो देख लेते हैं। आज का प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। क्योंकि सफलता का राज अभ्यास इसी उद्देश्य के साथ है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से मनुष्य श्याम जोशी की रचना नहीं है। इनमें से मनुष्य श्याम जोशी जी की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। हरिया हरक्यूलिस की हैरान कश्यप सोना माटी कौन इन प्रश्नों में से श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है। तो हरिया हरक्यूलिस की कश्यप कौन तीनों उपन्यास की रचना है जोशी जी के है। लेकिन सोना माटी जो उपन्यास है इसका है, ये भी उपन्यास संबंधी रचना है। और ये किसकी, ये है विवेकी राय जी। विवेकी राय जी की रचना है ये सोना माटी। सोना माटी रचना प्रकाशित 1983 में और श्याम जोशी जी की रचना है। यह विवेकी राय का उपन्यास है। और इसमें गाजीपुर बलिया के बीच बराई क्षेत्र के जनजीवन चित्र दर्शाया गया है। हरिया के बीच की हैरानी कश्यप और श्याम जोशी जी के उपन्यास संबंधी रचना है। आगे बढ़ते हैं। हरिया हरक्यूलिस की है 1994 प्रकाशित हुआ। इसमें हुमायूं गढ़वाल के जनजीवन का चित्रण है। कुंभ में 2024 में प्रसिद्ध भगवान संज्ञान के केस पर आधारित जो ये उपन्यास है। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वही DWSB की परीक्षा हो या फिर KPS की परीक्षा हो या EMRS की परीक्षा हो या फिर जो है NPS की परीक्षा या फिर अदर स्टेट से संबंधित DGT PGT परीक्षा DGT परीक्षा जैसे कि DGT PGT, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए काफी मददगार रहेगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। इस सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लगभग जो है आपको मैं लगभग जो है 2000 प्लस प्रश्न को विद सॉल्यूशन के साथ कराने की कोशिश करूंगी। तो ध्यान रखना है। सभी क्लास आपको ध्यान से देखते हुए बार बार रिवाइज करते हुए चलना। काफी सारे क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आप परीक्षा में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम उपन्यासकार पूछा गया है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार प्रथम उपन्यासकार जो है अलग अलग रहे हैं। शुक्ल के अनुसार पूछा हुआ है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 में जो है लिखा गया। और शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है। इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 में लिखा और इसको ही जो है शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। अगर प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा जाए हिंदी का, तो शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। शरदाराम फ्लोरी कृत उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल ने प्रथम उपन्यास माना है। यानी कि सरदाराम फ्लोरी के द्वारा रचित जो उपन्यास है भाग्यवती, उसको विजय शंकर मल किसने माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास। विजय शंकर मल ने किसे माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास, भाग्यवती को, जो कि शरदाराम फ्लोरी जी द्वारा रचित है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास
अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, लवंग लता व आदर्श बाला और जो है आदि उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी के। प्रेमचंद का उपन्यास भी आप लोगों ने काफी बार पढ़े होंगे, जैसे कि सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान आदि जो है प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान इनका अंतिम प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युगम अशुद्ध है, तो इसमें से कौन सा उपन्यास जो है किस उपन्यासकार द्वारा नहीं लिखा गया। यहाँ पर बेमेल जोड़ा यहाँ पर दिया गया है, तो हमें बताना है। काला पहाड़ उपन्यास जो है भगवान दास मोरवाल जी का है, बिल्कुल सही है। अंधेरे के जुगनू राघे राघव जी का उपन्यास है, ये भी बिल्कुल सही है। वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। करवट राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। करवट जो उपन्यास है वो राजेंद्र यादव का नहीं है, बल्कि अमृतलाल नागर जी का है। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर सकते हूँ। अंधेरे करवट उपन्यास अमृतलाल नागर, अंधेरे के जुगनू राघे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मल वर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, वह कौन सा उपन्यास है जो कि नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखित है, तो ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा सात नदियाँ एक समंदर। सात नदियाँ एक समंदर जो है नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। मरी हुई मछली, वह अपना चेहरा, टेकरा टेराकोटा, ये उपन्यास भी हम देख लेते हैं। सात नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास साल मली, कीठरे की मंगनी, सॉरी भाई ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, पुइया जान और जोर जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जहरा आदि जो है ये उपन्यास नासिरा शर्मा जी के हैं। वह अपना चेहरा नामक उपन्यास गोविंद मिश्र जी का है। इनके भी अन्य उपन्यास देखते हैं भाई। उतरी हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे तुम्हारी रोशनी में, पांच आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, ये इम्पोर्टेंट है काफी और परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है, तो ध्यान रखना है गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। इसके अलावा धूल पौधों पर एक उपन्यास और है इनका, धूल पौधों पर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनके गोविंद मिश्र जी के भी उपन्यास, मरी हुई मछली नामक जो उपन्यास है राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है, और टेराकोटा उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है, भाई ध्यान रखना है। ये रचना कामायनी, ये जो है पंक्ति कामायनी रचना की है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ये पंक्तियां जो है किस कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, ये आपको बताना है। चिंता सर्ग से, क्रम सर्ग से, संघर्ष सर्ग से या रहस्य सर्ग से। आंसर हो जाएगा हमारा रहस्य सर्ग से। एक बार फिर से पंक्तियों को आप पढ़ सकते हो। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कृत कामायनी महाकाव्य के रहस्य सर्ग से ली गई है। और कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग है। ये 15 सर्गों के नाम आपको ध्यान रखना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, फिर है कर्म, उसके बाद ईर्ष्या, फिर है भाई 7 नंबर पर कर्म है, 8वें नंबर पर ईर्ष्या, 9वें नंबर पर है ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और अंत में है 15वें नंबर पर हमारा क्या, आनंद। आनंद जो है उनका अंतिम सर्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ नामक जो आत्मकथा है वो आत्मकथा राजेंद्र यादव जी की है, तो ध्यान रखना है। राजेंद्र यादव ने 60 उपन्यास तथा 150 से अधिक कहानियां लिखी है, जैसे कि
प्रेत बोलते हैं उकड़े हुए लोग, उल्टा शह और मात, एक मुस्कान, अनदेखे अनजाने फूल, मंत्र मंत्रबिद्ध, एक था शैलेंद्र। इनके उपन्यास है रेखाएं, लहरें और परछाइयाँ, देवताओं की मूर्ति, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल टूटना आदि इनके कहानी संग्रह है। तो ध्यान रखना है छोटे छोटे ताजमहल। इसके अलावा जो है खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये इनकी कहानी संग्रह है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका रचना जो है तुलसीराम जी की है, जो कि एक दलित साहित्यकार रही है। मणिकर्णिका बनारस में आने वाले जीवन के अंत की प्रतीक, मणिकर्णिका के लेखक का जैसे नया जीवन शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीराम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है। अमृतलाल नागर जी के बहुत सारे अमृतलाल नागर जी ने काफी उपन्यास लिखे हैं और सभी उपन्यास इनके प्रसिद्ध उपन्यास हुए हैं। तो ध्यान रखना है महाकाल 1947, बूंद और समुंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाना मिसराय 1972, मानस का हंस 1973, नाचो बहुत गोपाल 1978। और जो है अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों को आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद करना है। इनके प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से भी संबंधित परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। DSSB के अंतर्गत तो जो है प्रकाशन वर्ष से संबंधित कम से कम 4 से 5 प्रश्न अभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो सभी जो है इम्पोर्टेंट जो रचनाएं होती है, प्रसिद्ध रचनाएं किसी भी साहित्यकार की, उसके प्रकाशन वर्ष को भी आपको याद करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की हमारी जो अपभ्रंश की जो है किस बोली से माना जाता है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण से माना जाता है सिंधी भाषा का विकास। 85 से लहंदा, पंजाबी मागधी, 85 से भाई लहंदा और पंजाबी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, इस समीक्षक विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? तो किस समीक्षक के अनुसार विद्यापति की पदावलियों जीव और परमात्मा का के संबंध का रूपक माना है? तो ध्यान रखना है आनंद कुमार स्वामी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो एक और जिंदगी कमलेश्वर जी की कहानी नहीं है। कमलेश्वर जी की कहानी है राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी। ये तीनों कहानियां कमलेश्वर जी की है। एक और जिंदगी आपको पता ही है 1961 में प्रकाशित मोहन राकेश जी की कहानी है। राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर जी की कहानियां हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों सुख दुखड़ी भाषा का प्रयोग किया है। शुक्ल के अनुसार ये कथन है कि कबीर ने अपनी साखियां जो है साखियों में सुदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर जो है एक सेकेंड में, यहाँ पर सदुकड़ी जो शब्द है, सदुकड़ी से क्या अभिप्राय है, तो ये आपको बताना है। आंसर
यहाँ पर सदुकड़ी का अर्थ है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, यानी कि राजस्थानी पंजाबी और खड़ी बोली से मिली जुली जो भाषा बनेगी उसको ही हम बोलेंगे सदुकड़ी भाषा। आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचमैली खिचड़ी इस भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। कबीर का जन्म 1358 में, मृत्यु 1518। संत कवियों में प्रमुख स्थान है कबीर दास जी का। शुक्ल ने कबीर की भाषा को सतुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। और डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीरदास जी है। अगर ये कथन पूछा जाए हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन किसके अनुसार कहा गया है या किसका है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। तो ये जो दोहा है किस पुस्तक में वर्णित है ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये दोहा अंग दर्पण पुस्तक से लिया गया है। और ये अंग दर्पण जो रचना है ये किसकी लिखी गई है, रसलीन जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। यह पंक्ति रसलीन द्वारा लिखित है और रसलीन जो है एक रीतिबद्ध कवि है। इसका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी है और रसलीन इनका उपनाम है। रसलीन कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतक और सुयोग्य सैनिक भी थे। यह रसवादी आचार्य थे और दोहा छंद व रसलीन का अद्भुत अधिकार था। दोहा छंद पर रसलीन का जो है अद्भुत अधिकार था। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण में रसलीन ने नक्शिक वर्णन किया है। 180 दोहे है। रस प्रबोध में रस की विवेचना जो है इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के कवि थे, तो घनानंद आपको ध्यान रखना है निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते थे। तो घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं रीतिवादी कवि रहे हैं घनानंद। रीति मुक्त कवि है भाई, रीति काल के अंतर्गत आते हैं, प्रसिद्ध कवियों में शामिल है घनानंद। और रीति मुक्त कवि हमारे घनानंद बोधा आलम ठाकुर है। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं आती हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, पोषकार और कपाकन रस केली वली और यमुना यस है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ की भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह मत किसके संदर्भ में कहा गया है, तो ध्यान रखना है ये मत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईशा अल्लाह खां के बारे में कहा है। ईशा अल्लाह खां की जो कहानी है रानी केतकी की कहानी, इसके संबंध में उन्होंने जो है ये कहा है कि अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदते हुए महफिल में आते हैं। शुक्ल जी का ये मत ईशा अल्लाह खान की जो कहानी रानी केतकी की कहानी के संबंध में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, तो इनमें लक्षण ग्रंथकार कवि कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा घनानंद, क्योंकि लक्षण ग्रंथकार कवि भी होते हैं जो रीतिबद्ध कवि हुए हैं। रीतिबद्ध कवियों को ही लक्षण ग्रंथकार कहा गया है, क्योंकि जो है इन्होंने लक्षणों जो अपना जो कविताएं लिखी, अपने रचनाएं लिखी, अपने ग्रंथ लिखे, वे कहीं ना कहीं संस्कृत के रचनाकारों के लक्षण ग्रंथकारों के आधार पर ही लिखी है।
तो रीति मुक्त कवियों ने लक्षणों को जो है अपनी रचनाओं का आधार नहीं बनाया। उन्होंने जो है मुक्त रूप से रचनाएं की है, लेकिन रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों में बंद करके जो है अपनी रचनाएं की है। सेनापति, चिंतामणि, मतीराम तीनों के तीनों रीतिबद्ध कवि है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों को आधार बनाया है। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 में हुआ, बुलंदशहर में हुआ। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था। इनके आचार्य दाता मोहम्मद शाह रंगीले है और इनके द्वारा रचित कीर्तियां है। घनानंद जी के द्वारा सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, पोषार, पानन, कपाकंद और रस केली वली, यमुना, यश आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त है? नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से संपूर्ण रचना क्रम पर प्राप्त है। तो ध्यान रखना है 1992 के बाद जो है संपूर्ण रचना क्रम पर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इससे पहले जो है एक विशेष रचना पर दिया जाता था, जैसे कि दिनकर को उर्वशी पर मिला, पंत को चिदम्बरा पर मिला। तो इस प्रकार से विशेष रचनाओं पर दिया जाता था पहले, लेकिन 1992 के बाद नरेश मेहता जी को जो है 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण रचना क्रम पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद भी जो है संपूर्ण रचना क्रम पर ही दिया जाने लगा, तो किसी विशेष रचना पर जो है नहीं दिया जाता था। पहले शुरुआत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रचना पर मिला था, और किसको? पंत जी को। कब मिला था? 1900 प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था भाई, चिदम्बरा रचना पर पंत जी को। पढ़ते हैं आगे। इनकी प्रमुख कीर्तियां वन पाखी सुनो नरेश मेहता जी की, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीट को, देखना एक दिन आदि जो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? इनमें से जो है हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। अरि ओ है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अरि ओ करुणा प्रभा में, उसके अलावा आंगन के पार द्वार, ये तीनों काव्य संग्रह अज्ञे जी के हैं। लेकिन सीढ़ियों पर धूप जो है अज्ञे जी की रचना नहीं है, बल्कि ये रघुवीर शाही जी का काव्य संग्रह है। नई कविता सीढ़ियों पर धूप रघुवीर शाही जी का काव्य संग्रह है। रघुवीर शाही के अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए आती है, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पावरा अहेरी आदि अज्ञे जी की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अमन राग। ये महाप्रस्थान, कनुप्रिया और उर्वशी तीनों रचनाएं पौराणिक कथा है, लेकिन अमन राग जो है पौराणिक पर आधारित नहीं है। यह एक लंबी कविता है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, और महाप्रस्थान नरेश मेहता जी की रचना है। उर्वशी 1961 में प्रकाशित दिनकर जी का गीति काव्य है, और उर्वशी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1972 में जो है उर्वशी रचना पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और गीति नाट्य है ये इनका। और कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित धर्मवीर भारती जी का प्रबंधात्मक जो है रचना है, और पौराणिक कथाओं पर ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की निम्नलिखित में से जो है अंधेरे में कविता में नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद एक नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं।
गजानन मुक्तिबोध। अंधेरे में रहस्य पुरुष का भी नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। इसके अलावा ये तीनों रचनाएं भी मुक्तिबोध जी की है। मुझे पुकारती हुई पुकार, चीड़ इस चौड़े ऊंचे टीले पर और मेरे सहचर मित्र, ये सभी रचनाएं मुक्तिबोध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 7 जून 1955 में जो है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। और अध्यक्ष कौन रहे? इनके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे रहे भाई, बाल गंगाधर खरे। और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग की जो है इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 21 सदस्य थे शुरुआत में। इस आयोग की जो है निम्नलिखित शर्तें भी गठित की गई थी, तो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये शर्तें नहीं पूछी जाती इसलिए हमने स्किप कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा के कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? तो ध्यान रखना है, ये संवाद जो है जयशंकर प्रसाद के जो है किस नाटक का है? आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त नाटक का। तो जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया कविता करना जो अत्यंत पुण्य का फल है। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 1912 जो नागरी पंचाणी सभा में प्रकाशित हुआ, प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया। और प्रकाशन 1927, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933, अग्निमित्र इनका अपूर्ण नाटक रहा जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो जगत विनोद पद्माकर जी की प्रसिद्ध रचना है। तो पद्माकर भी रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध कवियों में शामिल है भाई। जगत विनोद में 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन है। और काव्य निर्णय में काव्य के भेद का वर्णन है। रस रहस्य में मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। और भाव विलास में रस व नायक नायिका भेद वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1868। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कवि वचन सुधा का संपादन 1968 में किया गया। और कवि वचन सुधा वाराणसी में प्रकाशित यह नए युग का सूत्रपात करने वाली पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा और अन्य पत्रिकाएं भी संपादित की गई, जैसे कि हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाद में नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन रख दिया गया था। उसके अलावा बाला बोधनी जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी, महिला संबंधी जो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताइए। तो दंडी का जो काव्य शास्त्र ग्रंथ है उसका नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श से नाम का दंडी ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते थे। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वेदहर्बी गौड़ी रीति के प्रारंभिक अंतर को स्पष्ट किया और इसका संबंध गुण से स्थापित किया गया। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। किंवदंतियों और सुभाषित के अनुसार दंडी की 3 रचनाएं हैं, जैसे कि काव्यादर्श, 10 कुमार चरित्र। उसके अलावा भाई यह पल्लव नरेश यह विष्णु के सभापति थे और दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते थे, ये हम देख ही चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 26। चित्तर तुरंग न्याय किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? चित्तर तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? शंकोप जी का, जो कि रस की व्याख्याता रही है। ये चारों के चारों विद्वान जैसे कि भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक और भट्टलोलट, ये जो है रस व्याख्याता रही है शंकुक। इन्होंने रस और विभावादि के बीच अनुमाप्य और अनुमापक का असंबंध माना है और सामाजिक अपनी वासना में नट पर राम आदि का अनुमान करते हुए रस को प्राप्त करता है और जिसे स्वयं राम आदि ने प्राप्त किया होगा। उन्होंने अनुमान की विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्तर तुरंग न्याय का आश्रय लिया है। काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने गए हैं: अभिधा, भावुकत्व और भोजकत्व। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भावुकत्व व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है। किन्होंने? दंडी ने, सॉरी शंकुक ने। साधारणीकरण को रस संवाद से पहले की प्रतिक्रिया कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भटनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका है निपुणिया और भटनी। तो ध्यान रखना है, बाण भट्ट, निपुणी और जो है भटनी, इनकी 3 प्रमुख पात्र रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, 1946 में प्रकाशित हुआ। पदार्थ, प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित रहा है। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा का पाप और पुण्य के प्रश्नों पर आधारित है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अन्नातोले की छाया का प्रभाव इसमें पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? तो इनमें से जो है आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस। तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। लहरों का राजहंस ऐतिहासिक नाटक है 1963 प्रकाशन वर्ष। आधे अधूरे 1970 समकालीन राजनीति का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। अंधायुग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस नाट्य गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। श्रीधर पाठक 11 जनवरी 1858 में इनका जन्म, सितंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। श्रीधर पाठक का जीवन काल है। मनोविनोद, धनविजय, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, गोखले गुणाष्टक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन नामक जो रचना है ये प्रेमघन जी की है। तो ध्यान रखना है, प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा। मयंक महिमा काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी काफी बार पूछी जाती है। और अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य, आनंद अरुणोदय आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं को हम जो है आगे विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और कमेंट और लाइक अवश्य करना ताकि मुझे जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।